पेशे से वकील, सामाजिक सरोकारों में हमेशा अग्रणी, साथ ही पिछले 4 दशकों से लगातार कांग्रेस के एक प्रबल सिपाही के तौर पर जनता की सेवा करने वाले सुशील शर्मा अब विधायक के तौर पर जनता के बीच जाकर अपनी कोशिशें दिखाने में जुटे हुए हैं। मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट के प्रबल दावेदार सुशील शर्मा जी आज हमारे साथ शख्सियत में मौजूद हैं। सबसे पहले सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। दर्शकों को सबसे पहले आपसे रूबरू करवाऊं उससे पहले, क्योंकि आप पेशे से वकील हैं और वकीलों के लिए तो कहा जाता है कि वाक पटुता उनका परिधान होता है, उनका वस्त्र होता है और उनकी जिह्वा पर जब चीजें बैठ जाती है और साथ ही साथ इतना संयोग है कि आप जनता से जुड़े हुए कार्य करते हैं। लोगों को मुखातिब कराऊं, उपाध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी, प्रभारी पाली संभाग और एक बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन अभी आप कर रहे हैं। लेकिन शुरुआत सर उसी से, क्योंकि कांग्रेस के आप एक सच्चे सिपाही अपने आप को कहते हैं, मानते हैं और हम देखते हैं। कांग्रेस के साथ जुड़ाव किस तरह से हुआ आपका? ये भी एक अपने आप में घटना है। हीरालाल जी देवपरा और पंडित शिवराम शर्मा जी जो बनीपार विधानसभा क्षेत्र के विधायक थे, तो यहाँ जेपी कॉलोनी में एक सभा कर रहे थे, तो वहाँ लोग इकट्ठे नहीं हुए। हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे और वहाँ वॉलीबॉल खेल के आए थे, 30-35 लड़के थे। वहाँ करके हमने वो मीटिंग अरेंज की और उनकी मीटिंग कराई, तो उन्होंने मुझे देखा और मीटिंग सफल रही। उन्होंने मुझे बुला के फिर कहा कि तुम जो है कांग्रेस के साथ जुड़ो। हीरालाल देवपरा जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, और उनके कहने से मुझे ब्लॉक अध्यक्ष यूथ कांग्रेस अशोक नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का बनाया गया। तो ये एक अचानक इस स्थिति में शुरुआत हुई राजनीति में आने की। सर, तो युवावस्था से जो शुरुआत थी वो हुई और वो जुड़ाव जो है वो अब तक चल रहा है। आप जीवन के इस पड़ाव में भी लगातार काम कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ तो क्लिक किया होगा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ। क्या हुआ उस समय जिस वजह से आपने कांग्रेस को चुना अपने लिए? देखिए, उस समय हमने जब पार्टी में जुड़े और उसके बाद में इंदिरा गांधी जी की शहादत हुई, जो देश के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। देश की राष्ट्रीय एकता अखंडता को बचाए रखने के लिए इंदिरा गांधी जी ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। उसके बाद में राजीव गांधी जी से भी हम NSUI में रहे, प्रदेश में पदाधिकारी रहे, उनके साथ जुड़ाव रहा। वो NSUI में हमारे अग्रिम संगठनों के प्रभारी थे, तो उस बहाने जो भी गतिविधियाँ कार्यक्रम होते थे उनसे मिलना होता था। जनता दरबार लगता था दिल्ली में, तो हम लोग जाते थे, मिलते थे। उनसे भी एक अटैचमेंट हम लोगों का, युवाओं का था। उनकी शहादत के बाद में हमने तय किया कि हम आजीवन पार्टी की सेवा करेंगे। और जो पार्टी की विचारधारा है, विश्व बंधुत्व कुटुंबकम की जो भावना, सबको सर्वधर्म संभाव, सबके वो साथ लेके चलने की भावना, देश को एक अखंड रखने की भावना, गरीब और का विकास करने की बात है, तो वो जो भावनाएं देश के हित में थी, उनको जो हमने अंदर उतारा और उसी की प्रेरणा से उन नेताओं की शहादत और कांग्रेस का इतिहास, आज़ादी का आंदोलन एक गौरवमय इतिहास कांग्रेस का है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर लड़ा गया, बहुत लोग शहीद हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, भीमराव अम्बेडकर, ऐसी गौरवमयी परंपराओं के साथ हमने अपने आप को जोड़कर गौरवान्वित महसूस किया। बिल्कुल सर, और वो दौर मेरे ख्याल में अलग था, उस दौर की राजनीति भी अलग थी और शुरुआत आपने जब की होगी, लेकिन अब परिपक्वता के साथ आप राजनीति कर रहे हैं और राजनीति का सबसे बड़ा उद्देश्य आपका जनता की सेवा है जो आप कर रहे हैं। लेकिन NSUI का आपने यहाँ पर जिक्र किया, NSUI में कब से लेकर कब तक आप जुड़े रहे और क्या क्या उपलब्धियाँ रही, दर्शकों को प्लीज़ बताइए। मैं NSUI में राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में सक्रिय रहा। 85 से मैं NSUI में रहा। 86 से प्रदेश महासचिव बन के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, फिर जालोर, सिरोही, पाली, फिर अजमेर डिवीज़न में रहा मेरे पास। तो यूँ आधे राजस्थान का मैं इंचार्ज रहा। 10 साल मैंने अपने जीवन के छात्र राजनीति में दिए। NSUI को जमाने में पूरे स्टेट में हमने संगठन को खड़ा किया। जुबेर खान जी हमारे अध्यक्ष थे और राष्ट्रीय स्तर पे मनीष तिवारी जी, मुकुल वासनिक जी हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे। तो वो हमने पूरे स्टेट में छात्र संगठन को जोड़ा। उस समय चुनाव बंद हो गए थे, 82 से चुनाव छात्र राज बंद थे विश्वविद्यालय के, क्योंकि सत्र लेट हो गया था। तो मुझे संयुक्त संघर्ष समिति का अध्यक्ष बनाया गया। हमने 2 साल तक लगातार संघर्ष किया। फिर मुख्यमंत्री हरदेव जोशी जी ने बुला के हमें पूछा और हमने, हमारी कहने से उन्होंने चुनाव शुरू किए। उसी के बाद ये जो महेंद्र चौधरी हैं, चाहे प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, राजकुमार शर्मा हैं, हनुमान बेनीवाल हैं, उस चुनाव होने के बाद ये लीडरशिप निकल के आई। ये सभी वो धुरंधर हैं जो भी हमें नजर आते हैं और ये छनकर जहां से आए हैं वो आप दौर हमें बता रहे हैं। लेकिन NSUI के साथ साथ हम देखते हैं कि NSUI एक पड़ाव के तौर पर होता है, एक पायदान के तौर पर होता है, सीढ़ी उसे कह सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। लेकिन युवा कांग्रेस में भी आपने कार्य किया है, उसमें भी आपकी बड़ी भूमिका रही। मेरा NSUI प्रदेश अध्यक्ष का निर्णय नहीं हो पाया, फिर हमारे मित्र हरिद्वाल जी का हुआ, तो उसके बाद मैंने वकालत ज्वाइन की और युवा कांग्रेस में अस्कली टाक जी के नेतृत्व में मैं प्रदेश महामंत्री रहा। रघुवीर मीणा जी के साथ फिर वो अध्यक्ष बने, उनके साथ उपाध्यक्ष रहा।
और जयपुर ग्रामीण और जोधपुर का इंचार्ज रहा और हमने स्टेट में युवा कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया। बिल्कुल सुशील जी, पढ़ जब मैं आपके बारे में रही थी तो कई सारी इंटरेस्टिंग जानकारियां उस समय सामने आई। उस समय के दौर में जब सूखा पड़ा था, जब अकाल पड़ गया था और सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से सहायता दी जा रही थी, उसके बारे में बड़ा एक इंटरेस्टिंग तथ्य निकलकर जब मैं पढ़ रही थी आपके बारे में तब सामने आया। 1987 से 1988 का वो दौर था जब भयंकर सूखा था, अकाल था और उस समय सूखा बनाम सेवादल एक कोशिश की गई थी सरकार की ओर से। सीएम अशोक गहलोत ने आपको जिम्मेदारी उसके लिए सौंपी थी। उस दौर के बारे में थोड़ा बताइए दर्शकों को। वो देखिए, बहुत ही मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ काम मानता हूँ मैं। माननीय महेश जोशी जी उस समय सेवादल के अध्यक्ष बने ही थे, उनकी कोई कमेटी नहीं थी, मैं NSUI में था। तो गहलोत साहब ने काफ़ी लोगों के इंटरव्यू लेकर के, प्रदेश के अध्यक्ष थे माननीय गहलोत साहब, उन्होंने 10 लोगों को सिलेक्ट किया जिसमें मैं भी एक था और बाली का मुझे एक विधानसभा क्षेत्र का काम दिया गया। तो हमने वहाँ जाकर के सड़क का काम है, अपने तालाब खुदाई का काम है, जो इस योजना के तहत जो हैंडपम्प कहाँ लगना है, सूखा बना मतलब अनाज जो काम के बदले अनाज योजना उस समय शुरू हुई थी। तो वो जो भी विकास के काम थे, लोगों को मदद करने के काम थे, वो हमने वहाँ बाली कॉन्स्टिट्यूंसी में किए। हर गांव में जाके 11-11 लोगों की हमने सेवादल की टीम बनाई और 450 लोगों की टीम बना के हमने नेटवर्क काम किया और लोगों को राहत मिली, लोगों को मदद मिली। इस अकाल के समय में सेवा हुई और उसका परिणाम ये हुआ कि जो उपचुनाव हुआ फिर तो शंकर साथ जी, जिनके मुश्किल से 50,000 वोट भी पूरे लोकसभा में नहीं होंगे, वो 50,000 वोटों से ज़्यादा से चुनाव जीत के लोकसभा में गए। वो हम 10 जो लोकसभा विधानसभा वार जो हम सेवादल के कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए थे, जिसमें बाबूलाल नागर जी लगातार चुनाव जीत रहे हैं, वो भी उसमें से एक थे। डॉक्टर निजाम जो फिर आयोग के, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, वो भी उसमें थे। ऐसे 10 लोग थे हम जिन्होंने रात दिन वहाँ काम किया। मैं मानता हूँ कि सच्ची सेवा थी जो गहलोत साहब ने हमें वो गोल्डन मौका दिया और उस गोल्डन मौके को आपने बखूबी निभाया भी सर। वो मौका तो मिल जाता है, मौका दिया जाता है कोशिश के जरिए, लेकिन आपने उसको बखूबी निभाया और इसके लिए आप काबिले तारीफ है। वाकई में आपका जज्बा। लेकिन उस समय का दौर आपने देखा, सूखे को देखा, आपने देखा कि लोग किस तरह से भूख से मर रहे थे, लेकिन उसी बीच आप पहुंचे और आप जैसे कितने लोग थे जो सेवादल के जरिए वहां तक पहुंचे। उस दौर के बारे में कुछ बताइए, कितना भयावह रहा? उसमें राजीव गांधी जी ने हमें जो है ट्रेन, उस काम को देख करके दल जगत बुक निकलती है सेवादल की, उसमें हम 10 लोगों का जो था पूरा डेटा दिया कि ये हमारे सिपाही हैं जिन्होंने ये लोकसभा चुनाव जितवाया। पूरे देश में कांग्रेस उस समय सिर्फ राजस्थान में एक ही लोकसभा उपचुनाव था, जिसमें राजस्थान में जो है पाली का लोकसभा चुनाव उपचुनाव वो जीते और खेतड़ी का उपचुनाव विधानसभा का था। ये 2 चीज़ें उस समय हुई। तो ये पूरे देश में कांग्रेस वहाँ आ रही थी। उस समय ये जीतना अपने आप में बड़ी उपलब्धि थी। और उस समय के जो उस टीम में जो काम किए हैं, उसमें महेश जोशी जी हमारे लीडर थे, अध्यक्ष थे। तो वो आज मंत्री हैं आपके सामने हैं, लगातार MP भी बने, जयपुर से MLA बने। बाबूलाल नागर है, वो लगातार MLA बन रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। डॉक्टर निजाम अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन रहे। तो ऐसे जो भी 10 लोग थे, कहीं न कहीं उनको आगे मौका मिला है। तो वहाँ से फिर वकालत के लिए, क्योंकि आप बोलते अच्छे थे, आप हमेशा से पढ़ने का शौक रखते थे, तो वकालत में इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ फिर वहाँ से राजनीति से वकालत के लिए? मैं LLB करके, हम जब NSUI में छात्र राजनीति में थे, जब मेरा NSUI अध्यक्ष का प्रदेश का नहीं हुआ, तो फिर हमने ये तय किया कि अब वकालत में जाना चाहिए। और उसमें खासकर मेरे पिताजी का मार्गदर्शन रहा कि राजनीति में रहना है तो फिर वकालत शुरू करो। जो सारे बड़े जितने भी नेता हैं वो सब वकील रहे हैं, तो हमने वकालत शुरू की। 2-3 आप एग्जाम्पल बताना चाहें दर्शकों? जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, सबसे बड़ी बात है। अम्बेडकर साहब हैं, सरदार पटेल हैं। उस समय जितने भी लीडर थे, महात्मा गांधी हैं, सब वकील ही रहे। एक गौरवमय इतिहास रहा। वकीलों ने देश को आज़ाद करवाया और 75% तक लोग पार्लियामेंट असेंबलीज में उसमें वकील हुआ करते थे। लेकिन अभी उस चीज़ को और आज 5% तक भी रह गए हैं। और प्रैक्टिस में एडवोकेट हैं, तो मान लो अभिषेक मनु सिंघवी जी हैं, या 5-7 पार्लियामेंट में हैं, 5-7 यहाँ हैं। तो विधानसभा जो है वहाँ विधायी कार्य होते हैं, वहाँ विधायक वकील कम से कम कानून के जानकार लोग वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जाएं, कानून की समझ हो तो बेटर काम होगा, अच्छा काम होगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और 2 बार जो द बार एसोसिएशन जयपुर है, उसके आप अतिरिक्त महाधिवक्ता राजस्थान की ओर से भी रहे। आपके पास तो ऑप्शंस बहुत थे सर उस समय। हाई कोर्ट के आप जज बन सकते थे। 2 बार एसोसिएशन जयपुर के महासचिव रहे आप, यंगेस्ट थे उस समय, अध्यक्ष रहे 2001 में, 2009 से बार काउंसिल के सदस्य और 2018-19 में भी बार काउंसिल के सदस्य आप रहे। आपने कई ऐसे नवाचार किए जिसके बारे में आज भी आपको, जब आप जाते होंगे तो लोग आपके पैर छूकर आशीर्वाद लेते होंगे। जो यंग अभी बडिंग जो वहाँ पर एडवोकेट्स हैं, उनके बारे में उस समय कैसा दौर था सर, जब आपने शुरुआत की नवाचारों की? क्या कहेंगे उस पर? वकालत में जाने के बाद में, चूँकि छात्र राजनीति से हम लोग निकले थे, काफ़ी संख्या में युवा अधिवक्ता वहाँ थे,
तो उनकी लड़ाई हमने लड़ना शुरू की और लोगों ने मुझे फिर 97 अच्छा, लोगों की लड़ाई तो लड़ी, लेकिन वकीलों की लड़ाई भी वकीलों आपने के भी फिर शुरू की, उनका इश्यूज़ को हमने उठाया। 97 में मुझे यंगेस्ट जनरल सेक्रेटरी जयपुर बार का बना, 2001 में युवा अध्यक्ष बना। तो उस समय अशोक गहलोत जी माननीय मुख्यमंत्री थे, उनको हमने 2001 में बुलाया। पहले अध्यक्ष थे जब 97 में, वो भी जयपुर बार में आए। उन्होंने आकर के देखा और फिर मुझे बुला कर कहा, भाई अब तुम वकीलों के नेता हो गए हो, तुम विधि विभाग का गठन करो, पूरे स्टेट में जो है वकीलों का संगठन खड़ा करो और संगठन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अधिवक्ताओं को जोड़ो। तो वो काम मुझे 2001 से मिला, मैंने बखूबी उसमें किया। 2002 में पहला सम्मेलन कर दिया मैंने, 3 से लगातार हम बड़े बड़े सम्मेलन बिरला ऑडिटोरियम में। मेरा अगला सवाल वही था सर कि जो विधि विभाग जिसकी जिम्मेदारी आपको दी गई और आपकी शायद कर्तव्य निष्ठता कह लीजिए या फिर आपकी लीडरशिप कह लीजिए कि वकीलों की भी वकालत जब करने का मौका आया तो आपको उसके लिए चुना गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। तो विधि विभाग की जब शुरुआत हुई तो कांग्रेस के लिए क्या क्या कार्य उस समय किए गए? कांग्रेस के हमने जैसे पंचायत से लेकर के और लोकसभा तक फार्म बनवाने का काम है, आचार संहिता को लागू करने की बात है, मतदाता सूचियों को ठीक करने की बात है और ट्रेनिंग्स देने की बात है। ये सारे काम हमने लगातार 20 साल तक किए और अभी भी कर रहे हैं। चुनाव के दौरान जो सामने वाली पार्टियों की जो गलतियां हैं उनको उजागर करना, चुनाव आयोग को शिकायतें करना। इसके अलावा हमने जनहित याचिकाएँ भी लगाई, जैसे दीनदयाल ट्रस्ट वाली जनहित याचिका पूरे देश में फेमस रही, जहाँ 7000 स्क्वायर मीटर ज़मीन को भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल ट्रस्ट के नाम से लाना चाहती थी। जनहित याचिका मैंने लगा के वो रुकवाई और सरकार को वापस लौटानी पड़ी। वो अब तक की सबसे बड़ी जनहित याचिका थी, जबकि उस नाम से 7 जनहित याचिकाएं और लगी, वो सब खारिज हो गई। लेकिन मेरी जनहित याचिका पे जस्टिस लोढ़ा साहब थे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, उन्होंने उसको गंभीरता से लेकर के ये फैसला कराया। इसी तरह अलग अलग इश्यूज़ पे हम जनहित याचिकाएँ करते रहते हैं। हमारे नेताओं के खिलाफ जो ऐसे उल्टी सीधी बातें होती हैं वो करते रहते हैं। फिर वकीलों के जो जैसे उपभोक्ता न्यायालय के जो चेयरमैन हैं बनाए जाने का, ये मुख्यमंत्री जी के सामने हमने रखा। आज करीब 12-13 वकील जो है उपभोक्ता मंचों के चेयरमैन हैं, स्टेट फोरम के मेंबर्स हैं। वकीलों के वेलफेयर के लिए जैसे वेलफेयर फंड अमेंडमेंट करवाया अभी। इसके अलावा 10 करोड़ रुपए भी कोरोना में मुख्यमंत्री जी ने हमें दिए, उसमें बार काउंसिल और हमारा लीगल सेल की दोनों भूमिका रही। इसके अलावा वकीलों के चैम्बर्स की जो समस्या रहती थी, वकील कहाँ बैठेंगे, तो सरकार ने उनके लिए अलग से अलॉटमेंट करने का निर्णय किया। कोरोना में 10 करोड़ दिए तो कम से कम 10,000 वकीलों को हमने आर्थिक मदद की। ये राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री गहलोत साहब का ही तहे दिल से धन्यवाद देंगे। अभी 15 करोड़ रुपए इन्होंने हमारा भवन बन रहा है उसके लिए दिए हैं, जो बार काउंसिल का जोधपुर के अंदर। दोनों जगह जयपुर और जोधपुर के अंदर हॉस्टल बनाने के लिए फ्री ज़मीन गहलोत साहब ने दी, कांग्रेस सरकार ने, और 1-1 करोड़ रुपया अनुदान दिया कि आप बनाइए। 5-5 करोड़ से हमने बार काउंसिल मिला के पैसे, आज जयपुर जोधपुर में वकील जहाँ भी जाएँ, देश का कहीं वकील है वो रुक सकता है, ये सुविधा हमने दी हैं। इसी तरह अनेक वो काम गहलोत साहब के माध्यम से हमने कराने में सक्षम रहे। और पहला मैं चुनाव लड़ा तो लिखित में घोषणा पत्र जारी करके चुनाव लड़ा। गहलोत साहब आए, उन्होंने कहा कि पहला व्यक्ति है जो बाहर में घोषणा पत्र जारी करके चुनाव लड़ रहा है, और उसमें अधिकतर चीज़ें हमने करी। 11 करोड़ रुपये 2013 में दिए गहलोत साहब ने। 5 लाख रुपये पर लाइब्रेरी में, पर गरीब बच्चे गाँव से आते हैं, उनके पास किताबें नहीं होती, महंगी किताबें होती हैं, तो वो लाइब्रेरी में बैठ करके तैयारी कर सकें, किताबें उनको मिल सकें। वो सुझाव हमने गहलोत साहब को दिया तो उन्होंने 10 करोड़ रुपए हमें, तो सुझाव आपने जो दिए उस पर काम भी हुआ और वो चीजें हुई। बिल्कुल, और शख्सियत पे सुशील जी के साथ यूं ही सवालों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। यहाँ रुकने एक छोटे से विराम के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। शख्सियत आप देख रहे हैं और हमारे साथ में मौजूद हैं सुशील शर्मा जी, जो कि मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट के प्रबल दावेदार हैं। सुशील जी, आपसे बात हो रही थी, आपके अनुभवों को तो जान लिया, लेकिन मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से जो आपका दिली जुड़ाव है, आपने चुना उस विधानसभा क्षेत्र को, उसके लिए आप कार्य करने की चाहत रखते हैं, ऐसा क्या रहा वहां पर और अब तक क्या कार्य आपने मालवीय नगर विधानसभा? देखिए, मैं ये पौधार स्कूल में रहा, ये मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में आता है, और छात्र राजनीति में पौधार स्कूल का भी जनरल सेक्रेटरी में चुनाव जीता, बास्केटबॉल टीम का कप्तान रहा, वो मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। 1983 में मैं ब्लॉक अध्यक्ष बना युवक कांग्रेस का, वो भी विधानसभा क्षेत्र में आता है। 97 में मैन कांग्रेस का माने नवल किशोर जी ने मुझे ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। तब मैंने यहाँ 3 साल ब्लॉक अध्यक्ष के रूप से यहाँ काम किया। कच्ची बस्तियों के पट्टे की बात है, भोजपुरा कच्ची बस्ती पाइपलाइन डलवाने की बात है,
सड़कों के निर्माण की बात है। और उसके बाद में 2009 में लोकसभा चुनाव हुए, उस समय महेश जोशी जी यहाँ पधारे थे, उनका चुनाव था, धारीवाल जी भी आए थे। तो हमने ये कहा भाई ये सारा एरिया फाटकों के बीच में बंद हो जाता है, टोंक फाटक महेश नगर का जो एरिया है, ये 3 अंडरपास बनने चाहिए। धारीवाल जी ने वादा किया और वादा निभाया, 3 अंडरपास बन के तैयार है, लोगों को आम सुविधा है। मैं वेस्टर्न रेलवे बोर्ड का मेंबर था 92 से 1995 तक, नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट के समय सीके जाफर शरीफ साहब उसमें रेल मंत्री हुआ करते। तो महेश नगर रेलवे फाटक बंद था, दोनों हिस्से अलग अलग थे। वहाँ के लोगों की मीटिंग हुई, मुझे बुलाया गया, तो मैंने कहा कि या तो फाटक खुलवा देंगे या इस बोर्ड से मेंबरशिप से इस्तीफा दे देंगे। हमने तत्काल प्रयास किए, जेडीए में मीटिंग हुई, रेलवे बोर्ड के और जेडीए के अधिकारियों के बीच में फाटक खोलने का निर्णय हुआ। 25 लाख रुपए सरकार ने दिए रेलवे बोर्ड को, और महेश नगर रेल का पूरा बाजार की सड़क बनाने के 80 करोड़ रुपए उसमें जेडीए ने जारी किए। और जो माली नगर का पुलिया वाला जो है, वो पुलिया का हिस्सा भी जो गोपालपुर बाईपास से जाता है, उसी मीटिंग में तय हुआ। तो रेलवे बोर्ड के मेंबर रहते हुए भी मैंने जो रेलवे की सुविधाएं हैं लोगों को मिल। पर सुशील जी, सारे सवाल और आपके अनुभव और आपके काम सुनते हुए एक सवाल मेरे जहन में आया है। कार्य आप कर रहे हैं, 1983 से शुरुआत आपने की और आज साल 2023 चल रहा है। इतने दिन कार्य करना, 40 सालों का ये पूरा इंतजार, लेकिन अब तक पार्टी ने एक बार भी मौका नहीं दिया। आपको क्या लगता है इसके पीछे वजह क्या रही होगी? इसमें पार्टी की अपनी एक मजबूरियाँ होती हैं, मैं मानता हूँ। कभी जातीय समीकरण होते हैं, कभी महिलाओं को आगे लाने की बात होती है, कभी स्थितियाँ अलग अलग होती है। कई बार ऐसा भी लगा, पिछली बार 2008 में हम फार्म भरने आए और लिस्ट आई, जब नाम दूसरे आ गए। तो ये परिस्थितियाँ पार्टी के सामने बनती हैं, और हम हर बार ये रखते हैं कि भाई हम इस क्षेत्र से आम जन से सीधे जुड़े हुए हैं। 40 साल से हम इस क्षेत्र में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, यहाँ के मतदाता हैं। और पार्टी का चुनाव मैनेजमेंट, हम नवल किशोर जी का 84 का चुनाव हो, शिवराम जी का 85 का चुनाव हो, 89 का असेंबली का इलेक्शन हो, उसके बाद में जो भी जितने चुनाव हुए, हम हमेशा सक्रिय होकर के अपने लोगों के पार्टी की मदद करते रहे हैं। बिल्कुल एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में, कि हम वैचारिक कांग्रेस के लोग हैं, जो सिद्धांत है पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, कैडर के लोग हैं, NSY यूथ कांग्रेस से निकले हुए लोग हैं। सर, ये बड़ी बात है आप ये चीज़ कह रहे हैं, और वाकई में, क्योंकि आज के दौर में हम देखते हैं कि टिकट की मांग करते हैं लोग, काम करते हैं कुछ साल, लेकिन टिकट नहीं मिलने पर फिर दूसरी पार्टी का रुख कर लेते हैं, और इधर उधर होना चलता रहता है। आपके पास में भी विकल्प होंगे, लेकिन आप डटे रहे 40 सालों से, तो कुछ तो बात होगी आप में भी और पार्टी में भी, विचारधारा में। नहीं, पार्टी ने देखो, पार्टी से वैचारिक रूप से जुड़े रहे हैं, हालांकि MLA MP नहीं बने, लेकिन पार्टी में एक सम्मान, एक परिवार की तरह हम लोग हैं। एक परिवार जिस तरह होता है, हम अपने आप को एक उस परिवार में इस तरह जोड़ चुके हैं कि हम उससे अलग होने के विचार ही नहीं कर सकते। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस परिवार को बांधे रखें, संगठित रहें। और देश में आज जो हालात हैं, देश की जो स्थितियां चल रही हैं, ऐसे में तो कांग्रेस की हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो पार्टी को मजबूत करे, संगठित करे, राजस्थान में सरकार बनाए, दिल्ली में सरकार बनाए। और जिस तरह गहलोत साहब ने 10 फ्लैगशिप कार्यक्रम दिए हैं, आप देखिए कि कहीं भी पूरे देश में ये योजनाएं नहीं है। आप सबसे बढ़िया चिरंजीवी योजना, जिसमें 10 लाख तक का बीमा है, 25 लाख तक का इलाज है। भारत सरकार के पास पूरा पैसा होते भी वो सुविधा लागू नहीं कर रही है। नेतृत्व तक ये बात पहुंचाने की कोशिश आपकी ओर से की गई कि अन्याय शब्द में यूज कर रही हूँ, आप मुझे माफ कीजिएगा अगर ये अन्याय आप इसे करेक्ट करना चाहें तो करिए, क्योंकि 40 साल अगर कोई आदमी काम कर रहा है और अथक प्रयास कर रहा है, कभी राष्ट्रीय नेतृत्व तक ये बात पहुंचाने की कोशिश नहीं? बिल्कुल। हमारे हंसराज भारद्वाज जी चेयरमैन थे ऑल इंडिया लीगल सेल के, उन्होंने भी बात रखी और उसमें वादा भी हुआ था कि दिया जाएगा। फिर वो लास्ट में कुछ स्थितियाँ बदली, हंसराज। फिर अभिषेक मनु सिंघवी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उन्होंने भी प्रयास किए। अभी विवेक तनखा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उन्होंने भी मेरे लिए प्रयास किया। लेकिन अब पार्टी के निचले स्तर पे स्टेट लीडरशिप की मानसिकता थोड़ी अपने अलग होती है, लोकल परिस्थितियों के हिसाब से वो फैसला करते हैं, तो वो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया कि वो टिकट मिलता। तनखा साहब ने तो सोनिया गांधी जी को जाके अपना इस्तीफा भी सौंप दिया कि भाई बार काउंसिल का चेयरमैन है, वकीलों में एक पार्टी को खड़ा किया है। आज पूरे 200 विधानसभा क्षेत्र तक हमारे वकीलों का नेटवर्क मैंने पार्टी के साथ जोड़ा है। एक बड़ी बात है सर। उसके बावजूद भी मौका नहीं मिलना, एक वकीलों में भी एक नाराज़गी है कि साहब इतना काम करने के बाद भी मौका नहीं मिल रहा है, तो ये थोड़ा वो अपनी ओर से एक लीडर आप में देखते हैं और वो चाहते हैं लीडर आप उनके बने और पैरवी करें। जो भी मुद्दे हैं वकीलों के, कई बार हम देखते हैं कि पहुंच नहीं पाते और आप जैसे लोग होंगे तो पहुंच पाएंगे। सर, वकीलों ने मौका दिया है, चुनाव जितवा रहे हैं, लगातार जितवा रहे हैं। बार काउंसिल के चेयरमैन उन्होंने बनाया। अच्छा, सरकार पर पदों की अगर बात करें तो किन किन पदों पर अब तक आप रहे, शुरुआत से 40 सालों का सफर देखें? देखिए, मैं पश्चिमी रेलवे बोर्ड का मेंबर रहा,
राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की समझौता समिति का मेंबर रहा। उस समय हमने हाउसिंग बोर्ड के राज्य में चल रहे 750 मुकदमे समझौते की भावना से निपटाए। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का हाईकोर्ट के ऑर्डर से एक समिति बनी थी, माननीय गहलोत साहब ने हमें मौका दिया और उसको 750 मुकदमे हमने निपटाए। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक काम हाउसिंग बोर्ड का किया। जो आम आदमी परेशान था उनको रियायतें दी सरकार की तरफ से, जो ब्याज में का झगड़ा था, पैसे के कैलकुलेशन का झगड़ा था, ऐसे विवाद थे। बड़े IAS IPS और आम आदमी, तो क्या IPS IAS भी रो रहे थे कि हमारे साथ ये हाउसिंग बोर्ड इतना अन्याय कर रहा है। तो हमने बैठ के और गहलोत साहब की भावनाओं के अनुरूप ये सारा काम किया और हमने जहाँ पीड़ित है वहीं जाएंगे। जोधपुर गए, कोटा गए, आपके अलवर गए, हर डिवीजन हेडक्वार्टर में जहाँ हाउसिंग बोर्ड के ऑफिस थे वहाँ जा करके हमने मामलों की सुनवाई की और कोर्टों में चल रहे मामलों को निपटाया। तो ये इसका भी एक हाउसिंग बोर्ड में एक बहुत बड़ा काम हम लोगों ने किया उस समय। सुशील जी, एक और सवाल है और आप ठीक है अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन एक सवाल, क्योंकि परफॉर्मेंस की अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से, तो बीते 3 बार का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा, तीनों बार हार हुई है। लेकिन अगर इस बार आप कह रहे हैं और दावेदार अगर वहां से अच्छे होते हैं तो जीत का आधार क्या होगा सर? वो देखिए, मेरा एक तो जनता से स्कूलिंग टाइम से ही, छात्र जीवन से ही मेरा एक क्षेत्र की जनता से सीधा संवाद है, कम्युनिकेशन पूरा उनके साथ। फिर यहाँ के सड़क का विकास का मामला हो, फाटक खोलने की बात हो, अंडरग्राउंड पास बनाने की बात हो, कच्ची बस्तियों का नियमन कराने की बात हो, विकास समिति जो किसानों के द्वारा खेती वाले सोसाइटियों द्वारा काटी उनको पट्टे दिलाने की बात हो, हर जगह इस क्षेत्र के विकास से मैं सीधा जुड़ा रहा हूँ। आम जन समस्याएं, धार्मिक संस्थाएं जो हैं, गायत्री परिवार है, राधा स्वामी सत्संग है, अन्य धार्मिक संस्थाओं से मैं जुड़ा रहा हूँ। तो उससे, और ब्राह्मण महासभा का भी राजस्थान का मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, तो हमारे समाज में भी मेरा सीधा दखल है और सीधा अटैचमेंट है। 700 यूनिट्स हैं हमारी राजस्थान में, और जयपुर के अंदर ये विधानसभा क्षेत्र ब्राह्मण ब्राह्मणीय बाहुल्य है। भाजपा से महाजन आता है, तो हमारा ये कहना है कि हमें मौका दिया जाए तो हम भाजपा को उखाड़ फेंक सकते हैं। वकीलों ने तो अंग्रेजों को उखाड़ फेंका, तो ये क्या चीज़ है, मौका तो दे। जी, ये बड़ी बात आपने कही आग्रह है हमारा। जी बिल्कुल, ये बड़ी बात आपने कही और वाकई में इस बात के साथ ही इस शो का आज की इस खास शख्सियत के एपिसोड का अंत करते हैं, क्योंकि जिस तरह से सुशील जी कह रहे हैं कि वकील किस दौर से चले आ रहे हैं और क्या क्या उन्होंने आज तक किया है, देश के योगदान की अगर बात की जाए, इतिहास की बात की जाए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य से बात की जाए। लेकिन उम्मीद करते हैं सुशील जी आपकी बात मन की बात इसमें 5000 वकील हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, 25,000 वकील और कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि जुड़ रहे हैं इस चीज से। उम्मीद करते हैं कि आपकी बात पहुंचेगी। आज समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज की शख्सियत फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर से होगी एक नई शख्सियत से मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।